क्या आपको पता है कि निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, ही सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करती है? थिंक एंड ग्रो रिच के 8वें अध्याय में नेपोलियन हिल सिखाते हैं कि कैसे तेजी और दृढ़ता से लिए गए फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप सफलता की राह पर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर 8, निर्णय, टालमटोल पर विजय हासिल करना, दौलतमंद बनने की ओर 7वां कदम। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के 31 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। टालमटोल की आदत, जो निर्णय करने के विरोधी हैं, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। जब यह पुस्तक पढ़ना समाप्त करेंगे और इसमें बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने की तैयार होंगे, तो आपको तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की अपनी क्षमता को जांचने का अवसर मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों के विश्लेषण के बाद जिन्होंने दौलत कमाई है और जो 10 लाख डॉलर के पर निकल गए हैं, यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था, परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल लेता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना। यह गुण मिस्टर फोर्ड में इतना अधिक था, कई इससे उनकी छवि जिद्दी व्यक्ति की बन गई। यही गुण था जिसकी वजह से मिस्टर फोर्ड ने अपना प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया की सबसे बदसूरत कार बनाना जारी रखा, जबकि उनके सभी परामर्शदाता और कार के कई खरीदार भी इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर चुके थे। शायद मिस्टर फोर्ड ने इस बदलाव को करने में बहुत देर लगा दी, परंतु कहानी का दूसरा पहलू यह है कि फोर्ड के दृढ़ निर्णय की वजह से ही वे बेहद अमीर बने। इसके पहले की मॉडल में परिवर्तन आवश्यक हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फोर्ड की निश्चित निर्णय पर पहुंचने की आदत को उनकी जिद माना गया, परंतु यह गुण निर्णय पर देर से पहुंचने और उन्हें जल्दी बदलने से फिर भी बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाली अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। यह हर एक के पास उपलब्ध होती है। जो उस व्यक्ति पर थोप दी जाती है, जी उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात छोड़ ही दे, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से ही प्रभावित होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहां पर बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलना शुरू करें, तो अपने खुद के निर्णयों पर पहुंचें और उनका अनुसरण करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में न लें। अपने मास्टरमाइंड समूह के बचने के बारे में बेहद सतर्क रहे, ताकि आप केवल उन्हीं को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति पूरी सहानुभूति और उत्साह अनुभव करते हैं। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाली अपने पड़ोसियों पर छोड़ देते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। यह हर एक के पास उपलब्ध होती है। जो उस व्यक्ति पर थोप दी जाती है, जी उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात छोड़ ही दे, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से ही प्रभावित होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहां पर बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप बदलना शुरू करें, तो अपने खुद के निर्णयों पर पहुंचें और उनका अनुसरण करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में न ले। अपने मास्टरमाइंड समूह के बचने के बारे में बेहद सतर्क रहें, ताकि आप केवल उन्हीं को चुनें जो आपके लक्ष्य के प्रति पूरी सहानुभूति और उत्साह अनुभव करते हैं। यह भी याद रखें कि जब भी आप किसी ऐसे आदमी के सामने अपना मुंह खोलते हैं
जिसमें ज्ञान की प्रचुरता है, तो आप उस व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान के पूरे स्टॉक या उसके अभाव को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। इस तथ्य को भी दिमाग में रखें कि आप जिस भी व्यक्ति से जूझते हैं, वह भी आपकी ही तरह पैसे कमाने के अवसर तलाश रहा है। अगर आप अपनी योजनाओं के बारे में अधिक खुलकर बातें करेंगे, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाले आदमी ने आपसे पहले ही आपके लक्ष्य को कार्य रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में आपने मूर्खतावश बड़बोलापन दिखाया था। आपका सबसे पहला निर्णय यह होना चाहिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और आपने कान एवं आंख खुले रखें। इस सलाह का पालन करने की याद दिलाने के लिए यह उपयोगी होगा। यदि आप नीचे दिए गए सूत्रवाक्य को बड़े अक्षरों में लिख लें और किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर रोज देख सके। दुनिया को बताए कि आप क्या करना चाहते हैं, पहले इसे करके दिखा दे। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो शब्द नहीं बल्कि कर्म प्रधान होता है। एक निर्णय पर स्वतंत्र और मृत्यु निर्भर थी। निर्णयों का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। महान निर्णय जो आगे चलकर सभ्यता के आधार स्तंभ बने, बहुत जोखिम भरे निर्णय थे, जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। दासों को मुक्त करने का लिंकों का प्रसिद्ध निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दी, यह जानते बुझते लिया गया था कि इस काम के बाद हजारों दोस्त और राजनैतिक समर्थक उसके विरोधी बन जाएंगे। अपने व्यक्तिगत विश्वास के बारे में समझौता करने के बजाय जहर भरा प्याला पीने की सुकरात का निर्णय एक साहसिक निर्णय था। इससे उन्होंने समय के रुख को 1000 साल बाद की तरफ मोड़ दिया और उन लोगों के विचार और शब्दों की स्वतंत्रता का अधिकार दिलवाया जो तब पैदा भी नहीं हुए थे। जब जनरल रॉबर्ट ई ली यूनियन के साथ दोराहे पर आए और उन्होंने दक्षिण का समर्थन करने का निर्णय किया, तो उनका निर्णय भी एक साहसिक निर्णय था, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि बहुत से लोगों की मृत्यु होगी और इसमें उनकी जान भी जा सकती है। एक निर्णय पर स्वतंत्र और मृत्यु निर्भर थी। अब तक का सबसे महान निर्णय फिलाडेल्फिया में 4 जुलाई 1676 में लिया गया, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम लिखकर हस्ताक्षर किए और वे जानते थे कि इससे या तो सारे अमेरिकी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे या फिर ये सभी 56 लोग फांसी के फंदों पर क्या लटक जाएंगे। आपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना होगा, परंतु आप शायद इससे व्यक्तिगत उपलब्धि का महान सबक सीखना भूल गए होंगे जो यह इतने सीधे ढंग से सिखाता है। हम सभी को उस महत्वपूर्ण निर्णय की तारीख याद है, परंतु हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास है कि यह निर्णय लेने में कितने साहस की जरूरत थी। हमें अपना इतिहास याद है क्योंकि यह हमें पढ़ाया जाता है। हमें तारीखें याद है, लड़ने वाले योद्धाओं के नाम याद है। हम वैली फोर्स एंड यॉर्क टाउन याद है। हमें जॉर्ज वॉशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है। परंतु हमें इन नामों, तिथियों और स्थानों के पीछे उस वास्तविक शक्तियों के बारे में बहुत कम पता है जिसने हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित की, और यह यॉर्क टाउन में वॉशिंगटन की सेनाओं के पहुंचने से काफी पहले ही हो गया था। इसे ट्रेजेडी ही कहा जाना चाहिए कि इतिहास के लेखकों ने पूरी तरह से उस महान शक्ति का उल्लेख नहीं किया जिसने इस देश को जन्म दिया, इसे स्वतंत्रता दी और दुनिया के सभी देशों के सामने स्वतंत्रता के नए मानक स्थापित किए। मैं इसे ट्रेजेडी मानता हूं क्योंकि यही वह शक्ति है जिसका प्रयोग व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों और बढ़ाव को पार करने में करता है और जीवन को मांगी गई कीमत चुकाने को विवश करता है। हम सनक्सी में उन घटनाओं की ओर देखें जिन्होंने इस शक्ति को जन्म दिया। कहानी बॉस्टन में 5 मार्च 1670 की घटना से शुरू होती है। ब्रिटेन के सिपाही सड़कों पर गश्त लगा रहे थे और अपनी उपस्थिति में नागरिकों को खुलकर धमकी दे रहे थे। औपनिवेशक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे हैं। हथियारबंद सैनिकों से चिढ़ गए उन्होंने अपनी चिढ़ को खुलकर अभिव्यक्त करना शुरू किया और गश्त लगा रहे सैनिकों पर पत्थर और नारे बरसाए, जब तक कि उनके नायक ने यह आदेश नहीं दिया, संगीने तान लो, हमला बोल दो। युद्ध शुरू हो गया। इसमें कई लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। इस घटना से इतना विद्वेष फैला कि प्रांतीय सभा, जिसमें प्रख्यात औपनिवेशक लोग थे, ने निश्चित एक्शन लेने के उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई। उस सभा के 2 सदस्य जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडन्स थे। वे साहस के साथ बोले,
और उन्होंने यह घोषणा की कि बॉस्टन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकालने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। याद रखिए, इन दो लोगों के दिमाग जो फैसला हुआ उसे उस स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है जिसका आज सभी मरीची नागरिक उपभोग कर रहे हैं। यह भी याद रखें कि इन दो लोगों को यह निर्णय लेने के लिए बहुत आस्था और साहस की जरूरत थी, क्योंकि यह एक खतरनाक फैसला था। सभा के खत्म होने से पहले सैमुअल एडेंस को नियुक्त किया गया कि वह प्रांत हचिंसन से मिलने जाए और ब्रिटिश टुकड़ियों की वापसी की मांग करें। उनका आग्रह मान लिया गया और टुकड़ियां बॉस्टन से हट गई। परंतु यह अध्याय यही नहीं समाप्त हुआ। इसने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे समूची मानव सभ्यता का इतिहास बदल गया। रिचर्ड हेनरी ली इस कहानी में एक महत्वपूर्ण तत्व इसलिए बने क्योंकि उनमें और सैमुअल एडेंस में अक्सर पत्राचार होता रहता था, जिसमें वे अपने प्रांत के लोगों के कल्याण के बारे में आशा और डर को खुलकर बताते थे। इस आदत से एडेंस के मन में यह विचार आया कि 13 कॉलोनियों के बीच पत्री के आपसी आदान प्रदान से उनके प्रयासों में समरूपता आ जाएगी, जो समस्याओं को सुलझाने के संबंध में बहुत सहायक सिद्ध होगी। मार्च 1772 में बॉस्टन में सैनिकों के साथ हुई झड़प के 2 साल बाद एडेंस ने इस विचार को सभा के सामने एक मोशन के रूप में रखा कि कॉलोनी में कुछ संवाददाता नियुक्त किए जाए, जिसका लक्ष्य हो ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनी की बेहतरी के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग को बढ़ा देना। यह उस संगठन की शुरुआत थी जिसकी वजह से आज हर अमेरिकी नागरिक स्वतंत्र है। मास्टरमाइंड पहले से ही संगठित था। इसमें एडेंस, लो और हैनकॉक थे। कमिटी ऑन ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस को बनाया गया। बॉस्टन के दंगे की तरह की घटनाओं के दोबारा कॉलोनी के नागरिक ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ असंगठित युद्ध लड़ रहे थे, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतें किसी एक मास्टरमाइंड के नीचे तब तक लोगों के किसी भी समूह ने अपने दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर को इकट्ठे एक निश्चित निर्णय में नहीं लगाया ताकि ब्रिटेन के साथ उनका झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इस दौरान ब्रिटेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। ब्रिटेन के लोग भी अपनी योजना बना रहे थे और अपनी तरफ से मास्टरमाइंड की तैयारी कर रहे थे और उनके साथ धन तथा संगठित सेना का समर्थन कर रहे थे। सिंहासन ने गेज को हचिंसन की जगह मैसाचुसेट्स के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया। नए गवर्नर के पहले कामों में से एक था सैमुएल्स एडेंस के पास संदेश भेजना, और उसका उद्देश्य यह था कि डर दिखाकर उसके विरोध को समाप्त कर दिया जाए। उस समय की स्थिति को अच्छी तरह से समझाने के लिए कर्नाल फेंटन, वह संदेशवाहक जिसे गेज ने भेजा था, और एडेंस के बीच की चर्चा को यहां पर उद्घाट करना चाहूंगा। कर्नाल फेंटन: मिस्टर एडेंस, मुझे गवर्नर गेज ने अधिकृत किया है ताकि मैं आपको आश्वस्त कर सकूं कि गवर्नर को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे आपको ऐसे लाभ प्रदान कर सके जिनसे आप संतुष्ट हो जाए। रिश्वत देने का वादा करके एडेंस को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, और यह कि आप सरकार के फैसलों का विरोध करना बंद कर दे। गवर्नर की आपको यही सलाह है कि आप सरकार को आगे कभी अप्रसन्न न करें। आपका व्यवहार इस प्रकार का है कि आपको हेनरी अष्टम के कानून द्वारा सजा दी जा सकती है, जिसके द्वारा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा इंग्लैंड में चल सकता है, और इसका फैसला किसी प्रांत का गवर्नर करता है। परंतु अगर आप अपनी राजनीतिक दिशा बदल लेते हैं तो इससे न सिर्फ आपको बहुत से व्यक्तिगत लाभ होंगे बल्कि आपकी सम्राट से सुलह भी हो जाएगी। सैमुएल्स एडेंस के 2 निर्णयों में से एक चुनना था। या तो वह अपना विरोध करना बंद कर सकता था और व्यक्तिगत रिश्वत ले सकता था, या फिर वह विरोध जारी रख सकता था और फांसी पर चढ़ने का जोखिम ले सकता था। स्पष्ट रूप से वह समय आ चुका था जब एडेंस तत्काल निर्णय लेने के लिए विवश था, एक ऐसा निर्णय जो उसकी जान भी ले सकता था। एडेंस के कर्नाल फेंटन से यह वादा लिया कि कर्नाल उसके जवाब को गवर्नर को ज्यों का त्यों सुनाएंगे। एडेंस का जवाब: आप गवर्नर गेज को बता सकते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैंने सम्राट के साथ काफी पहले सुलह कर ली है। कोई व्यक्तिगत लाभ मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं कर सकता कि मैं अपने देश के सही काम करना छोड़ दूं। गवर्नर गेज को यह भी बताना कि सैमुएल एडेंस ने उन्हें यह सलाह दी है कि किसी उत्तेजित जनता की भावनाओं का वे अपमान न करे।
जब गवर्नर गेज को एडेंस का यह तीखा जवाब मिला तो वे गुस्से से भर गए और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। मैं यहां गवर्नर होने के नाते उन सभी व्यक्तियों को क्षमादान देने का प्रस्ताव रखता हूं और उसका वादा करता हूं जो तत्काल अपने हथियार डाल देंगे और शांतिप्रिय जनता के कर्तव्यों पर लौट जाएंगे। परंतु सैमुएल्स एडेंस और जॉन हैनकॉक को इस क्षमा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके अपराध इतने देशद्रोही से प्रकृति के हैं कि उनके प्रति दंड के अतिरिक्त कोई और कदम नहीं उठाया जा सकता। एडेंस और हैनकॉक अब बुरी तरह फैंस चुके थे। क्रुद्ध गवर्नर ने इन दोनों व्यक्तियों को एक और निर्णय लेने पर विवश कर था, जो उतना ही खतरनाक था। उन्होंने अपने प्रबल समर्थकों की एक रहस्यमयी मीटिंग जल्दी बुलाई। मीटिंग में सब लोगों के आ जाने के बाद एडेंस ने दरवाजे पर ताला लगा दिया और उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को यह जानकारी दी कि यह अनिवार्य है कि कॉलोनीड्स की कांग्रेस गठित करें और कोई व्यक्ति तब तक कमर न छोड़े जब तक कि कांग्रेस के बारे में वे लोग किसी निर्णय पर न पहुंच जाए। बहुत रोमांचक माहौल था। कुछ ने इस तरह क्रांतिकारी कदम के संभावित परिणामों को तौला। कुछ गवर्नर की अवहेलना करते हुए इतने निश्चित निर्णय पर पहुंचने की समझदारी पर गंभीर शंका व्यक्त की। उस कमरे में दो लोग बंद थे जिन्हें डर छू भी नहीं गया था। वे लोग असफलता की संभावना के प्रति अंधे थे, हैनकॉक और एडेंस। उनके मन के प्रभाव से दूसरे लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पहली कॉन्टिनेंटल की मीटिंग फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1174 को आयोजित किया जाए। कांग्रेस की पहली बैठक के पहले एक और लीडर देश के दूसरे हिस्से में ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारों पर संक्षिप्त दृष्टि प्रकाशित करने की कगार पर था। यह व्यक्ति था वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरल, जिसके लॉर्ड डैनमोर वर्जीनिया में सरकार के प्रतिनिधि से संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितने हैनकॉक और एडेंस के अपने गवर्नर से थे। उनके प्रसिद्ध अधिकारों की संक्षेपिका के प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को यह जानकारी दी गई कि उन पर सम्राट के विरोध में द्रोह करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धमकी से प्रेरित होकर जेफरसन के सहयोगी पैट्रिक हेनरी ने साहस के साथ अपने दिल की बात कही और उन्होंने अपनी बात को जिस वाक्य से समाप्त किया वह हमेशा याद रखा जाएगा। अगर यह देशद्रोह है तो फिर आप जितने आरोप लगाने हो लगा ले। इस तरह के लोग कॉलोनियों के भविष्य पर गंभीर सोच विचार करते हुए बैठे थे, जिनके पास न तो शक्ति थी, न ही सत्ता, न ही सैनिक बल और न ही पैसा। इन्हीं लोगों के कारण पहली कांस्टेबल कांग्रेस शुरू हुई और 2 साल तक रुक रुक कर चलती रही। फिर 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी ली उठे और उन्होंने अध्यक्ष को संबोधित करते हुए सभा के सामने प्रस्ताव रखा। महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि यूनाइटेड कॉलोनियां स्वतंत्र और आजाद राज्य है, जिसका उन्हें अधिकार है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी दास्ता के बंधन तोड़ लेने चाहिए और ग्रेट ब्रिटेन से सारे राजनीतिक संबंध पूरी तरह से समाप्त कर लेने चाहिए। लिए के सनसनीखेज प्रस्ताव पर गर्म हुई बहस और यह इतनी लंबी चली कि उसका धैर्य जवाब दे गया। अंत में कई दिनों की बहस के बाद वह फिर से फर्श पर आया और स्पष्ट और दृढ़ आवाज में बोला, अध्यक्ष महोदय, हम कई दिनों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम चल सकते हैं। फिर हम और ज्यादा विलंब क्यों कर रहे हैं? बहस में समय क्यों गंवाया जाए? इस सुखद दिन अमेरिकन गणराज्य का जन्म हो जाने दे, उसे उठ खड़ा होने दे और हमारा यह राज्य विनाश और विजय पर आधारित नहीं होगा, बल्कि इसके माध्यम से तो शांति और कानून के राज्य की पुनर्स्थापना होगी। इससे पहले कि उनके प्रस्ताव पर अंतिम वोटिंग हो, ली को वर्जीनिया वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार में गंभीर बीमारी हो गई थी। परंतु जाने से पहले उन्होंने इस काम का बीड़ा अपने मित्र जेफरसन के हाथों में सौंपा, जिसने तब तक संघर्ष करने का वादा किया जब तक कि सकारात्मक एक्शन नहीं लिया जाता। उसके कुछ समय बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैनकॉक ने जेफरसन को स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कमेटी ने लंबे समय तक उस दस्तावेज को तैयार करने में कठोर मेहनत की जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिए जाने का अर्थ यह था कि जो भी आदमी इस पर हस्ताक्षर करेगा वह एक तरह से अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। यदि कॉलोनियां ग्रेट ब्रिटेन के विरोध में युद्ध हार जाए, और युद्ध तो तय था,
दस्तावेज तैयार हो गया और 28 जून को उसका मूल मसौदा कांग्रेस के सामने पड़ा गया। कई दिनों तक इस पर विचार हुआ, इसमें संशोधन हुए और इसे सर्वसम्मत रूप दिया गया। जुलाई को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़े हुए और उन्होंने निर्भीकता से कागज पर लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पढ़ा। जब मानवीय घटनाओं की यात्रा में यह आवश्यक हो जाता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ राजनीतिक बंधनों को नष्ट कर ले और अपनी स्वतंत्रता की शक्तियों का उपभोग करते हुए अलग और समान दर्जा प्राप्त कर ले, जिसे प्रकृति के नियमों और ईश्वर ने प्रदान किया है, तो मानव जाति के विचारों के प्रति सम्मान की यह मांग होती है कि वे उन कारणों की घोषणा करें जिनसे वे अलगाव के लिए प्रेरित हुए। जब जेफरसन ने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा तो उस पर वोटिंग हुई, उसे स्वीकार किया गया और उस पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से हर एक ने उस पर अपना नाम लिखने के निर्णय के साथ ही अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उस निर्णय से एक ऐसा राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसने भविष्य में मानव जाति को हमेशा के लिए निर्णय लेने के अधिकार की सौगात दी। उन घटनाओं का विश्लेषण करें जिनकी बदौलत स्वाधीनता का घोषणा पत्र तैयार हुआ और यह विश्वास करें कि यह राष्ट्र जो आज दुनिया के सभी देशों के बीच सम्मान का पात्र है और जो इतना शक्तिशाली है, उसे बनने का निर्णय 56 लोगों के मास्टरमाइंड समूह ने लिया था। इस तथ्य को अच्छी तरह से जान ले कि उनके निर्णय ने वॉशिंगटन की सेनाओं की सफलता को सुनिश्चित कर दिया था, क्योंकि उस निर्णय का भाव हर सैनिक के दिल में था जो युद्ध करने गया। जब इस तरह की आध्यात्मिक शक्ति आपके साथ होती है तो असफलता आपके पास भी नहीं भटक सकती है। यह भी समझ लें व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से कि जिसने इस देश को स्वतंत्रता दी, यह वही शक्ति है जिसका प्रयोग हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो खुद अपने निर्णय लेता है। यह शक्ति इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों से आती है। स्वाधीनता के घोषणा पत्र में इसे खोजना कठिन नहीं होगा। कम से कम 6 सिद्धांत तो आपको मिल ही जाएंगे: इच्छा, निर्णय, विश्वास, लगन, मास्टरमाइंड और सुव्यवस्थित योजना। इस पूरी फिलॉसफी में यह सुझाव मिलेगा कि अगर प्रबल इच्छा को विचार का समर्थन मिले तो इसमें अपने आप को भौतिक रूप में बदलने की प्रवृत्ति होती है। आप इस तरीके का आदर्श उदाहरण इस कहानी में खोज सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कारपोरेशन के संगठन की कहानी भी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि विचार किस तरह अद्भुत रूप से रूपांतरित होते हैं। इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की तलाश न करें, क्योंकि आपको चमत्कार नहीं मिलेंगे। आपको केवल प्रकृति के शाश्वत नियम मिलेंगे। यहां नियम हर उस आदमी के लिए उपलब्ध है जिसमें इनका प्रयोग करने का विश्वास और साहस है। इनका प्रयोग देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है और अमीर बनने के लिए भी। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, और आमतौर पर यह उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही वह सबसे प्रमुख कारण है कि वे लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस व्यक्ति को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह जानता है कि वह कहां जा रहा है। अनिर्णय एक ऐसी आदत है जो बचपन में शुरू होती है। जब बच्चा ग्रेड स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में आगे बढ़ता है तो यह आदत धीरे धीरे स्थायी आदत बनती जाती है, जिसमें लक्ष्य की कोई निश्चितता नहीं होती। अनिर्णय की आदत विद्यार्थियों के साथ उस व्यवसाय में भी जाती है जिसे वह चुनता है। अगर वह सचमुच कोई व्यवसाय चुने, आमतौर पर कॉलेज से निकलने के बाद विद्यार्थी सिर्फ नौकरी की तलाश करता है, चाहे उसे जो नौकरी मिले। वह मिलने वाली पहली नौकरी को करने लगता है क्योंकि उसे अनिर्णय की आदत पड़ गई है। 96% लोग आज ऐसे पदों पर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें किसी निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था, और उनमें यह ज्ञान भी नहीं था कि नियोक्ता का चुनाव कैसे किया जाए। निश्चित निर्णय लेने में हमेशा साहस की आवश्यकता होती है, कई बार तो बहुत अधिक साहस की। 56 लोगों ने जब स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उन्होंने अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। जो व्यक्ति किसी पद को हासिल करने के लिए निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और जीवन में अपनी सेवाओं को वही कैंट वसूल करता है जो वह चाहता है,
वह अपने इस निर्णय पर अपने जीवन को तो दांव पर नहीं लगाता है। आर्थिक स्वतंत्रता, अमीरी, अपेक्षित बिजनेस और प्रोफेशनल पद उस व्यक्ति की पहुंच में नहीं है जो इन चीजों की आशा करने, इनकी योजना बनाने और इनकी मांग करने को नजरअंदाज करता है या इससे इनकार करता है। वह व्यक्ति निश्चित रूप से दौलत कमा सकता है जो उस तरह से अमीरी की इच्छा रखे जिस तरह सैमुअल एडम्स ने कॉलोनियों की स्वतंत्रता की इच्छा की थी। आधुनिक वक्त का सबसे बढ़िया उदाहरण फेडरल एक्सप्रेस फेडेक्स के फाउंडर फ्रेड स्मिथ हैं, जिन्होंने निर्णय लेने का साहस किया। जब वह येल विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनके प्रोफेसर ने बताया कि निकट भविष्य में एयर फ्राइट ही एयरलाइंस का धन कमाने का मुख्य स्रोत होगा। इसके विपरीत स्मिथ ने परीक्षा में बिल्कुल उलट लिखा। उनका मानना था कि यात्रियों के लिए जो रूट है वह वस्तुएं ले जाने के लिए उचित नहीं है। उन्होंने पाया कि सामान अधिक होने के साथ उनका किराया कम नहीं होगा। एयर फ्राइट तभी फायदेमंद हो सकता है जब संपूर्ण रूप से एक नया सिस्टम बनाया जाए जो बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंच बना सके और किराया पैकेज के हिसाब से होना कि व्यक्तियों के लिए। प्रोफेसर को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने स्मिथ को बहुत कम अंक दिए। स्मिथ का सिद्धांत यह था कि सभी फ्राइट एयरलाइन अधिकांशतः रात में उड़नी चाहिए जब सभी एयरपोर्ट में इतनी व्यस्तता न हो। तब वे अधिक प्राथमिकता वाले सामान को ले जाएंगे जिनके लिए डिलीवरी की रफ्तार किराया से अधिक जरूरी हो। ये सभी सामान एक जगह पर एकत्रित किए जाएंगे। उन्होंने अपना शहर मेम्फिस चुना, जहां से कंप्यूटर द्वारा सारे सामान अलग अलग किए जाएंगे और उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोड किए जाएंगे। छोटे शहरों को सामान भेजने का तंत्र मजबूत करने के बाद ये जहाज संपूर्ण देश और फिर पूरे विश्व के लिए उड़ान भरने लगेंगे। स्मिथ को यह विश्वास था कि देश के उद्यम पूंजीपति इस अभिनव विचार पर उत्साहित होंगे और पसंद करेंगे, पर उनकी आशा के विपरीत उन पूंजीपतियों ने बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया। पर यह सब स्मिथ को रोकने के लिए काफी नहीं थे। इस प्रोजेक्ट के लिए उनका समर्पण और जुनून ही था जिसके द्वारा उन्होंने $91 मिलियन की पूंजी एकत्र कर ली। उस वक्त उनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को यह महसूस हुआ कि स्मिथ का विचार उनकी इंडस्ट्री के लिए संभावित खतरा है। सभी एयरलाइंस ने नागरिक वैमानिकी बोर्ड में स्मिथ की जरूरी अनुमति न मिलने के लिए भरसक कोशिश की। स्मिथ की टीम को वहां के संविधान में एक कमी नजर आई। जहाज पेलोड 7,500 पाउंड से कम है, उन्हें सीएबी के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्मिथ आगे बढ़े और उन्होंने कई छोटे जेट का निर्माण करवाया। उन्होंने अपना मुख्य ऑफिस मेम्फिस पर रखा और यह सर्विस देश के 75 शहरों के एयरपोर्ट में शुरू कर दी। फेडेक्स देश के विभिन्न भागों से सामान मेम्फिस में पहुंचाता, जहां उन्हें अलग किया जाता और तुरंत फिर से उनके गंतव्य में पहुंचाने के लिए रीशिप किया जाता। स्मिथ ने सभी वस्तुओं को पहुंचाने के लिए 24 घंटे का अपना टारगेट सेट किया और यह गोल लगभग हर बार पूरा किया। कठिन परिश्रम और इतने प्रयासों के बाद भी कंपनी को पहले 4 वर्षों में भारी नुकसान हुआ। यह नुकसान लाखों डॉलर का था। निवेशकों की इस बात की विशेष चिंता होने लगी थी। नुकसान के बावजूद निवेशकों ने स्मिथ को जिम्मेदार ठहराया, यहां तक कि उन्हें कंपनी से निकालने के बारे में भी विचार किया। परंतु स्मिथ का विश्वास नहीं डगमगाया। उसका साहस कभी कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने कई विशेषज्ञों को कंपनी में लिया और दिन रात काम पर जुट गए। अगले वर्ष फेडरल का राजस्व $75 मिलियन कर दिया, यानी $3.6 मिलियन का मुनाफा की मुनाफा। फैक्स की प्रतिस्पर्धा वजह से चिट्ठियों और डॉक्यूमेंट्स के लिए फेडेक्स का उपयोग नहीं होता था। इसके सिवाय एक और प्रतिस्पर्धी थी, वह थी पोस्टल सर्विसेज, जो एक रात्रि और कम मूल्य में चिट्ठियां भेजती थी। इन सब के बावजूद स्मिथ ने नयापन और समर्पण जारी रखा, जिससे फेडरल वस्तुएं ले जाने के लिए निरंतर सुधार करता रहा। अध्याय 7। सुव्यवस्थित योजना में हर तरह की सर्विस के बारे में बताया गया है। किस तरह आप अपेक्षित, नियोक्ता और मनचाही सर्विस चुन सकते हैं। ये सुझाव तब तक कारगर नहीं साबित होंगे जब तक आप इन योजनाओं को एक्शन प्लान में नहीं ढालते हैं।